नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है मैथ क्लासेस में और मैं हूं रामवीर सिंह। तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब एक हफ्ता 10 दिन हो गया तकरीबन मैं वीडियो नहीं डाल पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 जुलाई से हम क्लास 10th और 9th का सिलेबस पूरा करेंगे और रोज़ वीडियो डालेंगे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 10th का और ये है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएँ यानी कि रियल नंबर। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो इसको हमने सुविधा के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा है एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य। तीसरा में हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। और चौथे पर हम जाएंगे पॉइंट पर, तो प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, अपरमेयता को सिद्ध करना। कुछ संख्याएं अपरमेय होती हैं, यानी कि जो परमेय नहीं है वो अपरमेय होती है, तो हम उसको सिद्ध करेंगे कि ये अपरमेय कैसे है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको शुरू करने से पहले आपने क्लास 9th में चैप्टर 1 है, उसको एक बार 10-5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। क्या है नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर। तो उसमें संख्याएं होती हैं, पहले प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम काउंटिंग के लिए उपयोग में लेते हैं। 1 2 3 4 डैश डैश डैश, अनंत तक जाएंगी ये, 1 से लेकर के और अनंत तक होती है प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। मैं इनको n से लेकर दूसरे नंबर पर होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हम किनको बोलते हैं, इसमें प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड हो जाती है, तो ये सब मिलकर के बनती हैं पूर्ण संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। तीसरे नंबर पर आती है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याओं में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं। यानी कि 0 1 2 3 ये तो इस तरफ हैं ही। अगर हम इधर चलें नेगेटिव साइड में तो -1 -2 -3 और ये भी अनंत तक इन्फिनाइट जाएंगे। तो पूर्णांक में सारी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं। चौथे नंबर की आपने संख्याएं 9th क्लास में पढ़ी थी, परमेय संख्याएं। क्या पढ़ी थी, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स। इंग्लिश में उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं, हिंदी में परमेय संख्याएं बोल देते हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें या P/Q की फॉर्म में लिखी हुई हो, जहां पर P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होने चाहिए। P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए इनमें से, ठीक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें 3 चीजें परमेय संख्याओं में देखने वाली, या तो P/Q की फॉर्म में लिखी हो या हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, पहली बात होगी। दूसरा P और Q हैं वो क्या होते हैं,
पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है q है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जीरो को छोड़ करके बाकी जितने भी इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, उनको q की जगह पर हम रख सकते हैं। तो जितने भी सारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो सारी की सारी परमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम चलें इधर से परमेय संख्याओं से ऊपर की तरफ, तो सारे पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। सारे पूर्णांक क्या होते हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। अब बोलोगे सर ये तो p ऑफ q की फॉर्म में नहीं है। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लिख दो। आप जीरो के नीचे भी 1 लिख दो तो जीरो भी परमेय संख्या हो जाएगी। 1 के नीचे 1 लिख दो वो भी परमेय संख्या। 2 के नीचे 1 लिख दो। ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स के भी नीचे 1 लिख दो तो वो सारी की सारी परमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। सारे के सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। 0 1 2 3 4 इधर आ गए, ये सब इसमें अवेलेबल है। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ऊपर सिर्फ इसमें कुछ संख्याएं ऐड होती जाती हैं। प्राकृत संख्याओं में क्या ऐड हो रहा है? एक एक्स्ट्रा 0 ऐड हो रहा है तो पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्याओं में क्या ऐड हो रहा है? माइनस के नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं तो वो पूर्णांक हो गए। परमेय संख्याओं में क्या है? p ऑफ q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ये मैंने आपको संख्याओं के बारे में बता दिया। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी आगे इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी तो उनको भी थोड़ा सा बता देता हूं। भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। और भाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और तीसरे प्रकार की होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। इनको हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर। आइए हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए 5 है, तो इसमें कम से कम 2 संख्याओं का तो भाग जाता ही जाता है। किस किस का जाता है? एक तो 1 का सभी में जाता है और दूसरा स्वयं उसी संख्या का उस संख्या में भाग जाता है। आप इस बात को दोबारा सुन लीजिए। कोई भी संख्या हो उसमें कम से कम 2 संख्याओं का भाग तो जाता ही जाता है। कैसे? देख लीजिए, 1 का भाग सभी में जाता है और स्वयं उस संख्या का उसी संख्या में भाग जाता है। अब इसमें 5 हमने लिया उदाहरण, तो इसमें 1 और 5 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 5 में 1 और 5 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब हम एक दूसरी संख्या इसी के कंपैरिजन में ले लेते हैं, तुलना में 6। तो 6 में 1 का जाएगा और 6 का जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और किस किस का जा रहा है? इसमें 2 का जाएगा और किसका जा रहा है? 3 का भी जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4 में किस किस का जाता है? 1 का तो जाएगा ही जाएगा, 4 का तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा भी किसका जा रहा है? इसमें 2 का और भाग जा रहा है। अब ये मैंने क्या लिख दी है? 3 संख्याएं लिख दी हैं। अब इनमें अंतर देखिए क्या क्या है। इसमें सिर्फ
एक का और स्वयं उसी संख्या का भाग जा रहा है। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं आएंगी, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स बोलेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? जिनमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता हो, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। बात समझ में आ गई होगी आपके। अभी मैं ले लेता हूं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जैसे 4 लिया हमने, तो 4 में 1 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, इसके अलावा 2 का भी इसमें भाग जा रहा है। 6 लिया, 1 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। अब इस आधार पर ये क्या है? भाज्य संख्या है। आप पता है, आपको पता है 4 और 6 क्या है? भाज्य संख्याएं। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी एक और संख्या का कम से कम क्या, किसी एक और संख्या का भाग चला जाता हो। यानी कि एक का तो जाएगा ही और उसी संख्या का जाएगा ही, एक और संख्या होनी चाहिए जो कि उसको डिवाइड कर दे। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। उम्मीद है आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो ये कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या। और ये कौन सी हो गई? दोनों, ये दोनों हो गई भाज्य संख्याएं। ठीक है। अभी हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। एक हमने जैसे 7 लिया और एक हमने लिया 8 लिया, पेयर में लेते हैं। एक हमने इसको, ठीक है, मैं इस तरफ लिख देता हूं, इसको सहअभाज्य संख्या को इस तरफ लिख देता हूं। जैसे हमने एक 3 लिया और एक क्या लिया, 7 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। आप देखिए 3 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाएगा और 3 का जाएगा। 7 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है और 7 का जा रहा है। क्या इनके अंदर और किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या? और किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे। हमने जैसे 5 लिया और 1 लिया, हमने 8 लिया। 5 में किस किस का भाग जाता है? 1 का और 5 का। 8 में किस किस का जाता है? 1 का जाएगा, 8 का जाएगा, 2 का और 4 का जाएगा। चलिए अभी देख लीजिए, ये सम संख्या है 8, आप जानते हो। 5 एक क्या है? विषम संख्या है। 3 विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है। अभी हम देखें तो 5 और 8 ये एक ऐसा जोड़ा है। 5 और 8 क्या है? एक ऐसा जोड़ा है जिसमें दोनों में अगर हम देखें तो इसमें कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है। यानी कि 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। फिर से एक बार सुन लीजिए, 5 और 8 को 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। इतना समझ में आ गया? अब देख लीजिए 3 और 7 को। 3 और 7 का हमने लिख दिया। 3 में 1 का और 3 का भाग जाता है और 7 में 1 का और 7 का भाग जाता है। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा
जो 3 और 7 को विभाजित कर दे। तो सहअभाज्य संख्याओं की अब मैं परिभाषा पर आ जाता हूं, डेफिनेशन कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी और का भाग ना जाता हो, तो उस जोड़े को हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि जिनका HCF एक के अलावा कुछ नहीं हो, यानी कि जिनका HCF एक आता हो। आप देख लीजिए, इसमें HCF एक ही, इनका भी HCF एक ही है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं और ये संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अभी हम आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। एक एग्जांपल लेते हैं, 22 लिया। अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या 2 का भाग दिया, क्या आया? 11। 11 में और किसका भाग जाता है? किसी का नहीं जाता है, तो 1 आ गया। तो 11 को हम 2 into 11 लिख सकते हैं। 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 11, या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 into 11 की पावर भी 1। ठीक है, तो 22। एक दूसरी संख्या और लेते हैं हम, जैसे 18 लिया। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। तो इसके क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आए? 2 into 3 into 3, या इनको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 = 8। तो आप देख रहे हैं कि हमने कोई भी कंपोजिट नंबर लिया है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। कोई भी हमने कंपोजिट नंबर लिया है या भाज्य संख्या ली है, और उसके हमने क्या किए हैं? अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं? देखिए, ये सारी ही अभाज्य संख्याएं आती हैं इनके गुणनखंडों में। 2 अभाज्य संख्याएं, 3 भी अभाज्य है, इसमें भी 2 अभाज्य है, और 11 भी अभाज्य है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, उसके हम अभाज्य गुणनखंड करें, तो उसके जो अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल होता है वह संख्या के बराबर होता है। इसके अभाज्य गुणनखंड किए हमने तो ये आए, इसके किए तो ये आए। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है? किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का प्रोडक्ट होती है। मतलब कोई भी भाज्य संख्या होती है, वह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का उत्पाद होती है। और जो इसके जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय यानी कि यूनिक होते हैं। यूनिक, अद्वितीय का मतलब क्या है कि ऐसे गुणनखंड और किसी संख्या के नहीं होंगे। आप और किसी का करके देख लीजिए, ये नहीं आएगा या ये नहीं आएगा। हर एक संख्या के अलग अलग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कि कोई भी भाज्य संख्या होती है
वह उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का उत्पाद होती है, और ये उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि अद्वितीय होते हैं, यानी कि उनके जैसे गुणनखंड और किसी संख्या में नहीं मिलेंगे। आगे इसको आप याद रखना, जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं। प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का उत्पाद होती है और उसके अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। यानी कि यूनिक होते हैं, उसके जैसे गुणनखंड और किसी संख्या के नहीं होंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गई होगी। चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? HCF एंड LCM। एब्रिविएशन करेंगे इसका। तो H का मतलब है हाईएस्ट, C कॉमन, F फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF और LCM के बारे में हम समझते हैं। दोनों को एक साथ ही बता देता हूं मैं आपको। HCF और LCM क्या होता है कंपैरिजन करके। मैंने जैसे दो संख्याएं ली 4 और 6, अगर मैं इसके गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड, चलिए 4 के कर दीजिए 2 2 2 1, 6 के कीजिए 2 3 3 और 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 या 2 की पावर 2 हो गया। इसको 2 इंटू 3 ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। देखिए अब मैं इसको कंपेयर करके बताता हूं आपको। 4 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए वो क्या है? 2 की पावर 2। 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। आप अभी एक काम कर लीजिए इसमें कि ये जो दोनों में जितने भी गुणनखंड हैं, ये मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, नहीं तो एक बड़ा नंबर लेकर के भी हम आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा। कि देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो जितने भी गुणनखंड एक दूसरे में हैं वो सब उसमें होने चाहिए। तो इसमें इसके बराबर करने के लिए मैं अगर लिख दूं 3 की पावर 0 तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। ये हमने पढ़ाई है। a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1।
ए यहाँ पे कोई भी पूर्णांक है या इंटीजर है, तो किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। अगर इसमें 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिए, हम करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की बात। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप ये देख लीजिए, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा या तो छोटी संख्या होती है या छोटी संख्या से भी छोटी होती है। एचसीएफ क्या होता है, या तो छोटी संख्या होती है या छोटी संख्या से भी छोटी संख्या होती है। छोटी संख्या मतलब छोटी पावर। एलसीएम क्या होता है, जो संख्या दी हुई है या तो बड़ी संख्या होगी एलसीएम, या फिर बड़ी संख्या का जो टेबल होता है उसके मल्टीपल में वो संख्याएं हो सकती हैं। यानी बड़ी संख्या यानी कि बड़ी पावर। आप इतना याद रखो, एचसीएफ छोटी संख्या छोटी पावर, एलसीएम बड़ी संख्या बड़ी पावर। यानी कि अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करना है, सभी कॉमन फैक्टर्स की हम सभी जो फैक्टर इसमें कॉमन है, 2 इसमें 2 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें थे नहीं, हमने बराबर कर दिए उसकी 3 की पावर 0 लेकर के। तो एचसीएफ यानी कि छोटी पावर, तो हम इसमें जो जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी हम कम से कम पावर को इधर लिखते हैं। अब जैसे इसमें 2 है तो 2 की सबसे कम पावर किसमें है, ये रही 2 की पावर 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 की पावर 1। दूसरा अभाज्य गुणनखंड है 3, तो 3 में सबसे कम पावर क्या है, 3 की पावर क्या है 0 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 की पावर 0। यानी कि एचसीएफ में हमने जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी छोटी पावर्स को लिया है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही होगा, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है 1। तो एचसीएफ जो 4 और 6 का एचसीएफ है वो क्या आएगा 2 आएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है फिर आपको बता देता हूं, ये तो हमारा निकालने का तरीका बताया मैंने। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है फिर बता देता हूं, कि अगर संख्याएं दी हुई हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी, सपोज कर लो x, यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य कर दे। दोबारा फिर से सुन लीजिए, एक ऐसी संख्या एचसीएफ होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दी हुई संख्या क्या है 4 और 6, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी संख्या हमने निकाली है 2 है जो 4 और 6 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, यानी कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई भी संख्या इनको 4 और 6 को विभाजित नहीं करेगी। ठीक है साहब, एचसीएफ उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं एलसीएम। एलसीएम यानी कि बड़ा आएगा, बड़ी संख्या होती है या फिर बड़ी संख्या के मल्टीपल होते हैं। तो एलसीएम बड़ी संख्या यानी कि बड़ी घात, एचसीएफ छोटी संख्या यानी कि छोटी घात, एलसीएम बड़ी संख्या यानी कि बड़ी घात। इतना याद रखोगे आप तो आसानी से कर सकते हो, किसी का भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे। तो बड़ी घात 2 की बड़ी घात क्या है, इसमें 2 है। 3 की बड़ी घात क्या है, 3 की घात 1 है, क्योंकि 3 की घात 0 है और 3 की घात 1 इसमें बड़ी, 3 की घात 1 है। अब इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है, और 3 की पावर 1 है तो 3 रहेगा, यानी कि 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आया। यानी कि 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 आया है। चलिए 12 आ गया तो एलसीएम की हम अभी परिभाषा
बना लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें क्या था एचसीएफ में? पहले वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ में बताया था मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसमें उल्टा हो रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वहां बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे, यहां पे क्या ले रहे हैं? छोटी से छोटी संख्या जो कि दी हुई संख्याओं से यानी कि इनसे विभाजित हो जाए। एचसीएफ में ये विभाजित कर रही है और एलसीएम में ये संख्याएं एलसीएम को विभाजित कर रही हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझा देता हूं आपको। चलिए ठीक है। देखिए 22 लिया, एक लिया 12 और एक लिया हमने 22। इसके हमने किए अभाज्य गुणनखंड 2 6 2 3 3 1। 22 के किए अभाज्य गुणनखंड 2, 24 ले लेता हूं। चलिए 24 लिया, 2 12 2 6 2 3 3 और 1 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 हो गया। 24 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए सौभाग्य से इसमें दोनों ही अभाज्य गुणनखंड है, वो दोनों में ही है। 2 इसमें भी है और इसमें भी है, हमें इसमें और ऐड करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यानी छोटी संख्या यानी कि छोटी पावर। तो 2 की छोटी पावर क्या है? यहाँ पे तो 3 है, तो छोटी तो 2 की पावर 2 ही है, इंटू 3 की पावर 1, यहाँ भी 1 है तो 3 की पावर 1 ही रहेगी। इसको सॉल्व कर दिए, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? इनका एचसीएफ क्या हो गया? 12 आ गया, यानी कि छोटी संख्या ही आ गई। हमने क्या लिया था? 12 और 24। तो हमने परिभाषा में भी आपको बताया था कि एचसीएफ है या तो वो छोटी संख्या हो सकती है या उस छोटी से भी छोटी होगी। कंडीशन ये थी अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है तो वो छोटी संख्या हो जाएगी। 12 24 को विभाजित कर रही है, इसलिए इसका एचसीएफ है वो 12 ही होगा। अब देखिए एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यानी कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यानी कि बड़ी पावर। तो 2 की बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3, और यहाँ 3 की पावर तो सेम है तो 3 की पावर 1 ही रखेंगे इसको। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 की पावर 1 3 ही रहेगा, और 8 थी 24, यानी कि जो एलसीएम आया है वो 24 आया है। आप ये देखिए कि जब हमने 12 और 24 लिया तो जो एचसीएफ आया है हमारा वो छोटी संख्या आई है, और जो एलसीएम लिया है वो बड़ी संख्या आई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा परिभाषा से देख लीजिए आप, क्या था एचसीएफ की परिभाषा में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 12 ही वो संख्या है जो 12 को भी विभाजित कर रही है और 24 को भी विभाजित कर रही है, इसलिए इसका एचसीएफ आया है वो 12 आया है। एलसीएम की बात करें
एलसीएम की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? वह 24 हो सकती है, यानी कि वो जो बड़ी दो संख्याएं दी हुई हैं उसमें बड़ी संख्या हो सकती है, यानी कि 24 इसमें बड़ा है, तो 24 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि दी हुई संख्या यानी 12 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसलिए इसका एलसीएम जो आया है वो 24 आया है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगर दो अभाज्य संख्याएं दी हुई हों, अगर दो अभाज्य संख्याएं दी हुई हों जैसे 3 और 5, अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था। अभाज्य संख्याएं क्या बताया था मैंने कि जिसमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो अगर इनका HCF और LCM लेंगे तो क्या आएगा? अगर आपको कोई भी दो संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, वो अगर सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं, तो उनका HCF हमेशा 1 आएगा। HCF हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आपको अगर सवाल आ जाए 10 संख्याएं दे दी और वो सारी की सारी अभाज्य हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा HCF लिख दीजिए 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं अभाज्य संख्याओं के LCM की, अभाज्य संख्याओं के LCM की। कितनी भी संख्याएं दे रखी हों, कितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं दे रखी हों, कितनी भी अभाज्य संख्याएं दे रखी हों, जैसे यहाँ पे 2 दी हुई है, ये मान लो P है, ये Q है, तो LCM P इंटू Q होगा, यानी कि सीधा ही उन संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वही LCM आएगा। नहीं तो करके भी आप देख सकते हैं। तो मैंने अभाज्य संख्याओं का LCM, HCF और LCM सीधे तरीके से निकालना आपको बता दिया है। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो आज इतना ही करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, आगे हम टॉपिक वाइज चलेंगे और पूरे सिलेबस को डेली धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, 0 से टॉप लेवल तक, यानी कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, आप अगर समझ लीजिए कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ आपको, 0 लेवल से हर एक चीज को, ये कैसे आया, ये कैसे होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।